नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई लास्ट वीक में मार्केट में क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर है जहां पे हमें फोकस करना चाहिए। और एक सेक्टर मैंने आप लोगों को बताया भी है जो बहुत साल से अंडर परफॉर्मिंग था और अभी वो फाइनली परफॉर्म करना शुरू कर रहा है। पर देखते हैं आगे ये सेक्टर में क्या होगा, क्योंकि ये सेक्टर ने कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न नहीं दिया है। और आज के वीडियो में लास्ट में मैं आप लोगों के साथ दो ऐसे चार्ट डिस्कस करने वाला हूं ना, जो आप लोगों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसे कंसोलिडेट करता है और जो स्टॉक कंसोलिडेट करता है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों होता है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के साथ कंसोलिडेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझाऊं। और कंसोलिडेशन के टाइम पे हमें क्या करना चाहिए वो भी हम लोग आज बात करेंगे। बिकॉज ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं कि यार ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, या ये स्टॉक जब वो कंसोलिडेट करता है तो ऑब्वियसली ये पता नहीं होता है कि वो कंसोलिडेट करता है। बट वो टाइम पे ऐसा लगता है कि यार ये स्टॉक को बेच देते हैं, कोई और स्टॉक खरीद लेते हैं। बट अल्टीमेटली वो स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा होता है, और उसके बारे में भी आज हम लोग समझेंगे। और एक ऐसा स्टॉक आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसने अभी रिसेंटली आईपीओ के बाद हाई मारा है पहली बार, उसका भी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो पहले हम लोग आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। अब देखो, लास्ट वीक हम लोग ने देखा कि ऑलमोस्ट ये सीज फायर के रिलेटेड जो न्यूज है कि डील हो गई है, ये सब चीजें आने लग गई थी, इसीलिए फ्राइडे हमारा मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। लास्ट वीक की बात कर रहा हूं। और फिर हमने देखा कि मंडे को, मतलब सैटरडे संडे कोई खास खराब न्यूज नहीं आई, इनफैक्ट कोई न्यूज ही नहीं आई खराब। तो हमारा मार्केट मंडे को बहुत अच्छा ऊपर हुआ। और ओवरऑल ये पूरे वीक में मार्केट ने अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखाया है। सिर्फ एक फ्राइडे को आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आईटी सेक्टर है उसके अंदर जो यूएस में एक कंपनी है उसने खराब रिजल्ट दिया था, उसके कारण हमारे आईटी स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे थे। बट शॉकिंगली वो सिर्फ गैप डाउन ही हुए थे नेगेटिव, बाद में वो ज्यादा नीचे नहीं गए। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, पर वो कभी किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर देखो अभी हम लोग है ना मार्केट पे जाते हैं और समझते हैं। तो देखो, आप लोग ये जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का है। और मैंने आप लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम पे मेजर्स, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बताया दिया है। और वो है ये मार्च मंथ के कैंडल का हाई और लो। और देखो उसी तरीके से मार्केट उसके बीच में ही अभी अटका हुआ है। और अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 24,600, और उसके बाद है 24,990 का। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई यहाँ पे हमने मार्केट में एक गैप अप हुआ था, ये जब पहली बार सीज फायर की न्यूज आई थी। और अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, मार्केट ने अभी रिसेंटली वहीं पे एक सपोर्ट लिया और अच्छा खासा ऊपर गया है। तो देखो मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक किया है, सारी चीजें अच्छी है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी था जहाँ पे मार्केट अभी अटका हुआ है। इसके ऊपर सीधा 24,600 है, उसके ऊपर 24,990 है। ये हमारे इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, आई मीन रेजिस्टेंस है। और जो सपोर्ट है वो ये गैप आप बोल सकते हो। उसके बाद ये जो हमारा 23,153, अगर हमने ये रीसेंट लो को ब्रेक कर दिया तो 22,283 के आसपास आ सकते हैं। तो ये हमारे निफ्टी के लेवल है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे कंपेयर टू निफ्टी, मैं आप लोगों को बहुत वीक से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। और बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो मार्च मंथ के कैंडल का हाई है, विच इज 60,177। ओवरऑल बैंक निफ्टी भी अभी अच्छा ही है, उसने अपना एक प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक तो किया है लास्ट वीक में, पर देखते हैं उसमें फॉलो अप आता है या नहीं आता है। तो ये हमारा एक तरीके से इंडेक्स का चार्ट है। अब जो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि एक ऐसा इंडेक्स है जिसने कभी किसी इन्वेस्टर को खास रिटर्न ही नहीं दिया है, उसका नाम है मीडिया इंडेक्स। और देखो यहाँ पे मीडिया इंडेक्स का एक टॉप बना था 2018 में, उसके बाद ये कोविड में भी गिरा था। खैर कोविड के बाद तो ये ऊपर आया, बट इसने कभी भी अपने 2018 का हाई ब्रेक नहीं किया है। और अगर आप अभी इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो एक तरीके से अभी ये यहाँ पे अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद
यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है, एकदम एग्जैक्ट वैसा नहीं है। और फिलहाल यहाँ पे ये लेवल्स के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। पर अगर मीडिया इंडेक्स जो है वो 1360 के नीचे जाता है तो ये पैटर्न भी हम लोग फेल होते हुए देख सकते हैं। तो देखो, लास्ट वीक में अगर हम लोग सारे सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा चला, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गया, इंडिया टूरिज्म हो गया। आज जो मैं आप लोगों को एक स्टॉक बताने वाला हूं वो टूरिज्म सेक्टर के रिलेटेड ही है। और एक स्टॉक जो मैं दूसरा आप लोगों को बताने वाला हूं कंसोलिडेशन वाला, वो जो है वो कंज्यूमर तरीके मतलब कंज्यूमर रिलेटेड है। रियलिटी सेक्टर ने अच्छा किया, कंजम्पशन ने अच्छा किया है, और ये फिनसर्व मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक वाले सेक्टर ने अच्छा किया है। और खराब में आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर और यही है। मतलब ये फार्मा, हेल्थ केयर और मिड एंड स्मॉल हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर जब मार्केट खराब था तब आउट परफॉर्म कर रहे थे, अभी फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम लोग एफआईएस की बात करें तो आप यहाँ पे देखो, लास्ट वीक में एफआईएस की कुछ बाइंग आई है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स है यहाँ पे, पर सेलिंग भी फिर उससे ज्यादा ही आई है। सिर्फ ये लास्ट डे में मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी खासी बाइंग आई है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे ना कुछ रीबैलेंसिंग था, पता नहीं कौन सा इसका था, बट ये बोलते हैं ना इंडेक्स रीबैलेंस ऐसा कुछ था, उसके वजह से मे बी ये बाइंग आ सकती है। आप लोगों को पता है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताना। अभी देखो, अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स घट के ऑलमोस्ट 12.97 हो गया है। ब्रेंट क्रूड जो है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया था कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे जाएगा तो अच्छा है। और ब्रेंट क्रूड अभी ऑलमोस्ट $80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ये रिसेंटली $120 तक गया था ऊपर में। यूएसडी आईएनआर भी, मतलब हमारा जो रुपया है वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, 94.31 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, लास्ट वीक में हमने ये सारी चीजें देखी। अभी देखो, आज जो मैं आप लोगों को स्टॉक बताने वाला हूं ना, उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं यहाँ पे जब भी आप लोगों को कुछ भी चीजें दिखाता हूं, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती है। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं आप लोगों को ये कोशिश करता हूं बताने की कि आप कैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख के एक एक स्टॉक का या एक कंपनी का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, और कैसे आप एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो। अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, आज का जो हमारा पहला स्टॉक है ना, उसका नाम है द लीला पैलेस होटल एंड रिसोर्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये स्टॉक का जो आईपीओ है वो आया था जून 2025 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक ने एक हाई मारा था जुलाई मंथ में, विच वॉज 474। बट आप देखो, ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे जून में आईपीओ आया था और अभी वापस से ये जून में ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऑलमोस्ट पूरा एक साल ये कंसोलिडेट कर रहा था, और अभी इसने अपने आईपीओ का हाई ब्रेक किया है। कैंडल भी इसका आप बोल सकते हो कि अच्छा है, और एक ठीक ठाक वॉल्यूम भी यहाँ पे हुआ है, तो आप इसके ऊपर ध्यान दे सकते हो। अभी ये स्टॉक में जो अच्छा चीज नहीं है वो क्या है कि ये कैंडल बहुत बड़ा है। तो अगर आप ये कैंडल के लो को भी स्टॉप लॉस लगाते हो, विच इज 433, तो एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बनता है। पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करने के पहले हाई के पास थोड़ा कंसोलिडेट किया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, और उसके बाद इसने ब्रेकआउट किया था। तो अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो आप जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका स्टॉप लॉस का लो रख सकते हो, विच इज 450। अब देखो, ये तो आईपीओ के बाद जो हाई बना था उसका ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड अपकमिंग रेजिस्टेंस ढूंढना है तो आप इसकी रेंज कैलकुलेशन करके अपसाइड में लगा सकते हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई ये ऊपर में 564 जा सकता है। अब देखो, जनरली क्या होता है ना, जो स्टॉक आईपीओ हाई ब्रेक करता है उसका हम लोग रेजिस्टेंस लेवल नहीं निकाल सकते, बिकॉज ये स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ है, तो इसमें और कितनी गेन आ सकती है वो हम नहीं बता सकते। बट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि भाई हमारी जो रेंज कैलकुलेशन वाली मेथड है एटलीस्ट आप उसको फॉलो करो, और अगर वहां पे आता है तो वहां पे आप थोड़ा बहुत एग्जिट देख सकते हो, और अगर उसके बाद इसके अंदर कुछ और ट्रिगर है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हो। तो खैर, ये स्टॉक तो एक अच्छा लग रहा था तो मैंने आप लोगों को बता दिया, बट ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है।
अभी आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, जो जो हमारा मेन स्टॉक है, वो स्टॉक का नाम है नायका। और उसके अंदर जो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और अभी क्या हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, ये स्टॉक ने ये स्टॉक का भी आईपीओ आया था। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी देखो, इसका आईपीओ आया था, उसके बाद ये स्टॉक ने हाई मारा था 429 का, और आईपीओ आया था नवंबर 2021 में। खैर, उसके बाद ये स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ये स्टॉक ऑलमोस्ट नीचे गिर गया, और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करें तो ये स्टॉक अपने हाई से नीचे ऑलमोस्ट 74% गिर चुका था। बट देखो, ये भी एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो स्टॉक के आईपीओ आते हैं, समझो आईपीओ आ गया 1,000 रुपए के प्राइस पे, पर वो कंपनी 1,000 रुपए को वर्थ ही नहीं करती है, और जो बाद में उसकी जो वैल्यूएशन होती है, जो वैल्यूएशन पे उसकी राइट प्राइस हो सकती है, तो मार्केट है ना उसको नीचे गिरा देता है। और ये स्टॉक में भी वैसा ही हुआ। तो देखो, आईपीओ कोई भी प्राइस पे आता है, बट मार्केट उसको अपनी रियल वैल्यू दिखा देता है, और जनरली बहुत सारे स्टॉक्स पे ऐसा ही होता है। बट अगर कंपनी फंडामेंटली बाद में अच्छा करती है तो वहां से नीचे से एक रिवर्सल भी आता है। और वही चीज मैंने आप लोगों को नायका में आई थिंक कुछ महीनों पहले बताई थी। अगर आप देखोगे ना, तो इसका जो एक ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था अगस्त 2025 में। जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट एक साल पहले नहीं, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि 10 महीने पहले। और यहाँ पे एक साइन था कि ये स्टॉक अभी रिवर्सल ब्रेकआउट कर रहा है। और वो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया था, और वो कंसोलिडेशन का उसने प्राइस ब्रेकआउट किया। बट देखो, आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट एक साल से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट जनरली क्या होता है ना, जो स्टॉक में स्ट्रेंथ आ जाती है वो मार्केट के साथ नीचे नहीं गिरता है। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी तो रहती ही है, और आप ये स्टॉक में भी देख सकते हो कि अगस्त में इसमें ब्रेकआउट आया। उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप ऊपर तो गया नवंबर तक, बट उसके बाद जो है ना, ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 5-6 महीना यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब ये कंसोलिडेशन के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जब ये स्टॉक अच्छा था बट मार्केट अच्छा नहीं था, तो ये कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर आपको पता होगा मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट। पर अभी देखो, ब्रह्मा मतलब हमारा जो ओवरऑल मार्केट है वो अच्छा हो गया, विष्णु मतलब इसके जो रिलेटेड सेक्टर है ये कंपनी का, वो भी अच्छा हो गया, और ये कंपनी तो पहले से ही अच्छी थी। तो जैसे मार्केट सपोर्ट करने लगता है स्टॉक को, अब देखो ये मंथ में ये स्टॉक ने एक बहुत अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस दिया है ऑलमोस्ट 15% का। तो मैं आप लोगों को अभी ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला ब्रेकआउट देने के बाद बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि अभी ये स्टॉक ने रिवर्सल ब्रेकआउट दिया है तो ये स्टॉक अभी एक साल में डबल हो जाएगा या 6 महीने में डबल हो जाएगा। बट वैसा नहीं होता है। अगर आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हो ना, तो कभी कभी आपके ट्रेड को कंप्लीट होने के लिए, इनफैक्ट आपके ट्रेड को राइट होने के लिए भी 7-8 महीने से ज्यादा लग जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक को एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, और वो रेजिस्टेंस को मैं मार्क कर देता हूँ, इनफैक्ट वो जोन को ही मार्क कर देता हूँ। तो आप अभी आपको और पिक्चर अच्छे से तरीके से दिखेगा। ट्रेंड लाइन है ना, आपको जल्दी से किसी भी स्टॉक में एक अर्ली सिग्नल दे देती है, बट जो ये जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक ज्यादा कंफर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे देखो, ये लेवल के आसपास ये स्टॉक पिछले 7-8 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था, और अभी फाइनली इसके अंदर ब्रेकआउट हुआ है। और अगर आप इसका वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी ये स्टॉक में भी ब्रेकआउट में ठीक ठाक हुआ है। और पता है आपको, ये जो मूव है वो इसलिए आया क्योंकि जो नायका की तरफ से एक डॉक्यूमेंट आया है, उसमें उन्होंने बताया कि 2030 तक इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो ये कंपनी के प्रमोटर ने अपने ग्रोथ को लेकर बहुत अच्छी चीज़ें बोली है। तो वो भी एक ट्रिगर होता है। अब देखो, आपने ऑलरेडी ये स्टॉक को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था, बट बहुत सारे लोग हैं ना ये जोन में बोर हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जोन में ये स्टॉक को छोड़ देते हैं। बट अल्टीमेटली स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ऐसे बोल सकते हो कि ऊपर ही है। अभी इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना, वो इसका मुझे ऑल टाइम हाई दिख रहा है। और ऑब्वियसली अगर इसने वापस से ये कंसोलिडेशन लेवल ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। इनफैक्ट अगर इसने अपना ये रीसेंट कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया तो भी ये खराब हो जाएगा। आप ये चीज को उस तरीके से देख सकते हो। बट अभी तो मैं आप लोगों को ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखा रहा हूँ।
वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप लोगों को ये दिखेगा। पर आप बोलोगे सर आप जिसे कंसोलिडेशन बोल रहे थे यहाँ पे तो फॉल भी हो रहा था, ऊपर भी जा रहा था। तो कभी कभी क्या होता है ना, कंसोलिडेशन की रेंज बहुत बड़ी होती है और कभी कभी कंसोलिडेशन की रेंज बहुत छोटी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो स्टॉक स्मॉल कैप है, मिड कैप है या लार्ज कैप है, और ये भी डिपेंड करता है उसके ऊपर कि मार्केट में वो टाइम कितनी हाई वॉलेटिलिटी है। तो खैर अभी ये स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करना, जब भी ये स्टॉक में ग्रीन कैंडल बने ना तब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बने, और जब भी रेड कैंडल बन रहे थे तब बहुत छोटे छोटे बन रहे थे। तो ये भी चीज एक बहुत पॉजिटिव है। आप कभी भी कोई स्टॉक को एनालिसिस करते हो तो ये सारी चीजों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो खैर ये था हमारा आज का ये एनालिसिस। और अगर आपको इसी तरीके से स्टॉक्स के बारे में, ब्रेकआउट के बारे में या मल्टी ईयर के बारे में सीखना है तो मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड ज़्यादा सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके भी उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाऊं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता है या जो मेरा एनालिसिस करने का तरीका होता है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है कि यार मैं सही में कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।